The last topic that we have covered yesterday was section 89, and in section 89 हमने ये देखा था कि अगर किसी चाइल्ड या तो कोई चाइल्ड या फिर कोई इंसेन पर्सन उसके गार्जियन की परमिशन से, कंसेंट से आपने कुछ एक्ट किया था उसके साथ जो कि गुड फेथ में किया था, और उस एक्ट से उससे कुछ हार्म वगैरह हुआ था, तो उसके लिए हमने कोई ऑफेंस नहीं किया था। ये हमने सेक्शन 89 में पढ़ा। अभी सेक्शन 90 जो आता है वो कंसेंट की बात करता है। हमने इसके प्रीसीडिंग सेक्शन में यानी कि सेक्शन 89 में ये पढ़ा था कि कंसेंट, गार्जियन के कंसेंट के साथ आपने कुछ किया है। अभी आप ये पढ़ोगे कि कंसेंट का मतलब क्या होता है। अब एक चीज समझो, सेक्शन 90 जो है वो आपको ये नहीं समझाता है कि कंसेंट क्या होती है। इट डज नॉट डिफाइन कंसेंट। वो आपको सिर्फ ये बताता है कि व्हाट नॉट कंसेंट इज, मतलब वो सिर्फ ये बताता है कि कंसेंट क्या नहीं होती है। मतलब ये समझो कि कंसेंट क्या होती है ये सेक्शन 90 आईपीसी का नहीं बताता है, बट क्या चीजें कंसेंट नहीं होती है ये बताता है। अभी कंसेंट क्या होती है, देखो कंसेंट का मतलब एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड या किसी चीज का कारण जो आप किसी को कहते हो, यानी एक तरह से अपनी परमिशन देना, अपना डेलिब्रेशन देना कि हाँ तुम ऐसा कर लो, इसको कहते हैं कि कंसेंट दे रहे हो आप। तो कंसेंट क्या होती है वो इंडियन पिनल कोड का टॉपिक नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक है। इसलिए इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 90 में कंसेंट को डिफाइन नहीं किया, बस क्या चीजें कंसेंट नहीं होती है इसको डिफाइन कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, कंसेंट इज नॉट ट्रू इफ इट इज गिवन। यहां पे मैं कुछ चीजें बताऊंगा, जिन चीजों से अगर कंसेंट ली जाती है तो वो कंसेंट सही नहीं होती है। बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजुरी, बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजुरी, और बाय अ पर्सन अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। किसी इंसान को डरा धमका के आपने उसकी कंसेंट ली है, आप उससे कह रहे हो कि भाई फटाफट से हाँ बोल वरना सिर पे बंदूक रख के कह रहे हो उसको कि गोली मार दूंगा, या फिर आपने उसको फैक्ट कुछ और बताए, कंसेंट उसकी ऑब्टेन कर ली, आपने उसको फैक्ट कुछ और बताए, यानी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट आपने वहां पे किया है। तो एक तो होता है फियर ऑफ इंजुरी से लिया होने वाला कंसेंट, और दूसरा होता है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट वाला कंसेंट। इन दोनों ही केसेस में द पर्सन हु इज ऑब्टेनिंग द कंसेंट नो और हैज रीजन टू बिलीव दिस। यानी मान लो कि मैं अगर आपकी कंसेंट ले रहा हूं, मुझे पता है कि मैं आपको डरा के कंसेंट ले रहा हूं, मैंने आपको डराया, आपको इंजुरी की धमकी दी और आपसे कंसेंट ले ली, तो यहाँ पे जो आपकी कंसेंट है वो ट्रू कंसेंट नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? बिकॉज दैट इज अ कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर अ फियर ऑफ इंजुरी। वो डरा धमका के ली जाने वाली एक कंसेंट है। तो इस केस में जो पर्सन कंसेंट ले रहा होता है, बस उसको ये पता हो कि वो कंसेंट डरा धमका के ले रहा है, या फिर उसके पास इस चीज को जानने का कोई रीजन हो कि वो कंसेंट डरा धमका के ली जा रही है, ठीक है, तो इसको हम ट्रू कंसेंट नहीं बोलेंगे। उसके अलावा अनसाउंड माइंड के पर्सन से अगर कोई कंसेंट लेते हो तो उसको भी ट्रू कंसेंट नहीं बोलेंगे। कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन से कंसेंट लोगे उसको भी ट्रू कंसेंट नहीं बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अनसाउंड माइंड के पर्सन की कंसेंट और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की कंसेंट क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज एक तो अनसाउंड माइंड का है और दूसरा इंटॉक्सिकेटेड है। ये दोनों ही जिस चीज के लिए कंसेंट दे रहे हैं उस चीज के नेचर और उस चीज के कंसिक्वेंस को नहीं समझ सकते। एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति थोड़ी समझ पाएगा कि वो किस चीज के लिए कंसेंट दे रहा है, और ना ही एक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन इस स्टेट में होता है कि वो कंसेंट दे रहा है तो क्यों दे रहा है उसको समझ में आए। और लास्ट कैटेगरी आती है पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पे 12 साल की एज का क्राइटेरिया इंडियन पिनल कोड ने बनाया है कि 12 साल से कम के बच्चे की अगर आप कंसेंट लेते हो तो वो कंसेंट कहलाती नहीं है। क्योंकि एक बच्चा अपने लिए सही गलत चूज नहीं कर सकता, तो क्यों हम उसको कंसेंट देने के लिए अलाउ करें। तो आपने यहाँ पे 5 कैटेगरी देखी जिसमें कंसेंट कंसेंट नहीं कहलाती है। एक तो फियर ऑफ इंजुरी के कारण ली हुई कंसेंट, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट वाली कंसेंट, अनसाउंड माइंड के पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन एंड अ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। ये 5 लोगों के कंसेंट को कंसेंट नहीं कहा जाता है। अब कंसेंट क्या होता है ये चीज तो सेक्शन 90 में डिफाइन नहीं करी, बट मैं बता दूं, consent means an active will in the mind of a person to permit the doing of an act and knowledge of what is to be done
और ऑफ द नेचर ऑफ द एक्ट दैट इज बीइंग डन। कंसेंट का मतलब होता है आपके अंदर की एक एक्टिव विल। एक्टिव विल का मतलब आपके अंदर की एक चाह, जिससे कि आप सामने वाले को परमिट कर रहे हो कि हाँ तू ये काम कर दे। जिस काम की आप अभी कंप्लेन कर रहे हो, वो काम करने के लिए आपने खुद सामने वाले को परमिट किया था, या आपको इस चीज का नॉलेज था कि आप उसे परमिट कर रहे हो। इसको कहते हैं कंसेंट। एन एक्ट ऑफ हेल्पलेसनेस ऑन द फेस ऑफ इनएविटेबल कंपल्शन इज नॉट कंसेंट इन लॉ। एक चीज और समझ लो, कई बार आपके साथ परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है जिसमें आप हेल्पलेस हो जाते हो। हेल्पलेस हो जाने का मतलब होता है कि आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आप एकदम हेल्पलेस हो चुके हो, और इस कारण से आपने सामने वाले को कुछ करने के लिए परमिट कर दिया। अकॉर्डिंग टू लॉ उसको भी कंसेंट नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो आपके माइंड की एक्टिव विल नहीं थी, आप नहीं चाहते थे वो हो, बट चूंकि आपके ऊपर इतने सारे कंपल्शंस लगा दिए गए, आपके पास कोई कोई रास्ता नहीं बचा, आप एकदम हेल्पलेस हो चुके थे, दैट इज वाई आपने वो चीज की कंसेंट दे दी। तो उस हेल्पलेसनेस वाली चीज को कंसेंट नहीं कहते। एक और चीज समझ लो। उसके बाद एक और चीज, एन एक्ट ऑफ सबमिशन डज नॉट इन्वॉल्व कंसेंट। सबमिशन को कंसेंट नहीं कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोड से जा रहा था, रोड पे जा रहा था मैं, और कुछ 4-5 गुंडे बदमाश वहां पे रोड पे मुझे रोक लिए। अब उन्होंने मुझे डराया धमकाया, उनके हाथ में मुझे हथियार भी दिख रहे थे यार, कि अगर मैं कुछ भी इनको करूंगा तो मुझे मार देंगे। अब डर के मारे मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे करके सबमिट कर दिया कि भाई जो करना है कर लो। डर में इंसान क्या करेगा। मैंने कहा भाई जो करना है कर लो। उनने भी मेरी जेब वेब चेक कर ली सब, मेरा पर्स ले लिया, मेरा फोन ले लिया, सब ले लिया, लेके भाग गए। अब मैंने जाके कंप्लेन कर दी कि मेरे साथ चोरी हुई है। अभी कल को मैं कंप्लेन कर दिया, वो लोग पकड़ा गए, फिर वो लोग वहां पे आ गए, उधर क्रिमिनल ट्रायल चल रहा था तो कोर्ट में आ गए। तो वहां पे आके क्या बोलते हैं, इस इंसान ने परमिट किया था हमको चोरी करने के लिए, इसने खुद हमको सबमिट कर दिया था कि ले लो भाई ले लो, जो लेना है ले लो। इसे सबमिशन बोलते हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि बोले मैंने कंसेंट दी थी चोरी करने के लिए। अरे सिंपल सी चीज है, सबमिशन करना, समर्पण करना, ये कंसेंट नहीं कहलाता है। हम इसको समझ सकते हैं। इतना जरूर समझ लीजिए कि जब हम किसी को कंसेंट देते हैं तब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। यानी एवरी कंसेंट इन्वॉल्व सबमिशन, बट एवरी सबमिशन इज नॉट कंसेंट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिएगा। हर कंसेंट में सबमिशन होता है, लेकिन हर सबमिशन कंसेंट नहीं होता है। और ये जो कंसेंट वाला टॉपिक है, जिसमें सबमिशन की बात होती है, सबसे ज्यादा ये रेप केसेस में यूज होता है। सबसे ज्यादा ये वाला जो लाइन मैंने लिखा है, एवरी कंसेंट इन्वॉल्व सबमिशन बट एवरी सबमिशन इज नॉट कंसेंट, ये रेप केसेस में सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर, क्योंकि क्या होता है कि जब कभी कोई लोग किसी वुमन का रेप कमिट कर रहे होते हैं, तो वहां पे एक स्टेज आती है जब वो वुमन हेल्पलेस हो जाती है, और फिर हेल्पलेस होने के बाद वो अपने आप को वहां पे सबमिट कर देती है। तो इस चीज का डिफेंस वहां पे एक्यूज उठाते हैं कि वुमन ने तो खुद हमें सबमिट कर दिया था, यानी कि इस वुमन ने खुद अपनी कंसेंट दे दी थी, और इसीलिए ये रेप नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे केस लॉ से ये चीज कंक्लूड की गई कि सबमिशन का मतलब कंसेंट नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद एक और चीज होती है, इसमें वो वाले केस भी आ जाते हैं। मैंने नीचे लिखा है एक केस, देखिए। वेयर द एक्यूज्ड हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द प्रोसिक्यूट्रिक्स। प्रोसिक्यूट्रिक्स का मतलब होता है कि जो विक्टिम होती है ना, कंप्लेंट जिसने करी है, लेडी है कोई, इसलिए प्रोसिक्यूट्रिक्स बोलते हैं। Where the accused had sexual intercourse with the prosecutrix by giving false assurance to her that he would marry her, and when she became pregnant, he refused to do so. It was evidence that he never intended to marry her and procured her consent only for the reason of having sexual relationship with her. Therefore, the act of accused fell squarely under the definition of rape, as her consent was obtained under the misconception of fact. देखिएगा, ये वाले केस लो आपको रोज अखबार में पढ़ने को मिलते हैं। आए दिन न्यूज़पेपर में आप ये वाला केस पढ़ते हो। शादी का वादा करके रेप किया,
शादी का मना कर दिया। लड़की ने जाके कंप्लेन कर दी। यहाँ पे एक्यूज ने भी सेम चीज की, प्रोसिक्यूट्रिक्स के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ये एश्योरेंस दिया कि वो उससे शादी करेगा, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसने शादी करने से मना कर दिया। अब जब उसके ऊपर रेप का केस बना तो उसने तो ये डिफेंस ले लिया कि जब हमने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था तब तो ये प्रोसिक्यूट्रिक्स ने खुद अपनी कंसेंट दी थी, तो वो रेप कैसे हुआ? जब उसने खुद कंसेंट दी थी तो वो रेप कैसे हुआ? तो यहाँ पे ये एविडेंट है, यहाँ पे ये चीज क्लियरली दिखाई दे रही है कि एक्यूज का कभी भी उस लड़की से शादी करने का इरादा नहीं था। तो शादी करने के लिए जो उसने चीजें कही, वो सब उसने झूठ कहा सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की कंसेंट ऑब्टेन करने के लिए। और कंसेंट लेने के लिए इसने जो यहाँ पे तरीका यूज करा, वो कैसा यूज करा? मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट वाला। मतलब कि आप शादी करना नहीं चाहते थे, फिर भी आपने उसको कह दिया कि आप शादी करोगे। मतलब आपने मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट कर दिया, आपने गलत फैक्ट बता दिया। उस गलत फैक्ट के कारण शायद उस लड़की ने आपको कंसेंट दी है, और फिर उस लड़की की कंसेंट से आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और फिर वो रेप की डेफिनेशन में फॉल हो गया। क्योंकि यहाँ पे जो कंसेंट ऑब्टेन हुई थी वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से हुई थी, और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से ऑब्टेन हुई कंसेंट को कंसेंट नहीं कहा जाता है सेक्शन 90 के अंदर। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे ये वाला ऑफेंस डेफिनेशन ऑफ रेप के अंदर फॉल करता है। और आए दिन इसके केस बनते भी रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे जो कंसेंट है वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से ऑब्टेन की जाती है, झूठ बोल के की जाती है कि शादी का वादा किया जाता है और उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है। ठीक है, चलिए, ये सेक्शन 90 था। सेक्शन 90 में बस इतना ही। अभी सेक्शन 91 पे मूव करते हैं। अच्छा, इसमें एक और केस लॉ यहाँ पे मैंने लिखा है, 2003 का, ये बड़ा फेमस केस लॉ है। अभी जब मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारे आप अखबार में ऐसी न्यूज पढ़ते हो रोज की कि ऐसे ऑफेंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार मैटर उठा था कि उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 का केस था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स बनाए थे कि ऐसे केसेस में क्या किया जाए। ऐसे केसेस में ये कैसे डिसाइड किया जाए कि सच में जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी, यानी कि जो विक्टिम थी, उसने कंसेंट दी थी कि नहीं दी थी। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो लोग कंसेंट दे देते हैं, बाद में कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है बीच में, तो वो लोग रेप का केस लगा के चले जाते हैं साइड में। तो ये भी एक चीज होती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैक्ट कंसिडर करे थे। देखिएगा, इस केस को समझिएगा ध्यान से। अ गर्ल वॉज ऑफ 19 ईयर्स ऑफ एज, 19 साल की लड़की, सफिशिएंट इंटेलिजेंस, इतनी तो समझ होती है, टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस एंड मॉरल क्वालिटी ऑफ द एक्ट शी वाज कंसेंटिंग टू। एक सिंपल सी चीज है, एक 19 साल की लड़की, एक सफिशिएंट इंटेलिजेंस उनके अंदर होता है, एक प्रॉपर अक्ल या मैं कहूँ दिमाग काम करता है उनका। इस चीज का सिग्निफिकेंस और इस चीज का क्वालिटी वो समझते हैं कि वो किस चीज के लिए कंसेंट दे रहे हैं। जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसको वो लोग रेप का मुद्दा बनाते हैं, उन्हें पता होता है कि इस चीज का क्या कंसिक्वेंस हो सकता है, इस चीज का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। इस केस में लड़की को यह पता था कि लड़के और लड़की की जो कास्ट है वो अलग है, और इन दोनों के बीच में कास्ट कंसिडरेशन का मुद्दा बना हुआ था, जिसके कारण शादी करने में तकलीफ, प्रॉब्लम आ सकती थी। इस केस की बात बता रहा हूं मैं, इस केस के फैक्ट्स बता रहा हूं। दिस गर्ल वॉज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट हर मैरिज वॉज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहां पे भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, और यहां पे जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और जब शादी की बात आई, तो लड़के ने ये कहा कि बिकॉज ऑफ द कास्ट कंसिडरेशंस ये शादी नहीं हो सकती। जब लड़के ने ये कहा कि बिकॉज ऑफ द कास्ट कंसिडरेशन ये शादी नहीं हो सकती, तो लड़की ने उसको रेप के केसेस में कंप्लेन कर दिया, रेप के केस में उसकी कंप्लेन कर दी। अब यहाँ पे लड़के ने भी डिफेंस उठाया कि इस लड़की ने खुद कंसेंट दी थी, ये रेप नहीं होता है, इसको रेप नहीं बोलते जहां कंसेंट खुद दी जाती है। अब अगर पिछले केस के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो पिछले केस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे भी कोर्ट ये कंसीडर कर लेती कि लड़की ने कंसेंट दी है, लेकिन शादी के कारण दी है, यानी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के कारण दी है, तो उसको कंसेंट नहीं बोलते, है ना। तो लड़का रेप के केस में सजा हो जाती है उसको। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नया रास्ता चूज किया।
यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सिर्फ ये नहीं देखते कि कंसेंट कैसे लिए, आप ये भी देखिए कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम एक्यूज्ड को ये कहें कि उसने मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से कंसेंट ऑब्टेन की थी, क्योंकि मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि जिसकी कंसेंट ली जा रही है उसको गलत बताया जा रहा है। गलत बताने का मतलब होता है कि उसको किसी चीज के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है या उससे कोई चीज छुपाई जा रही है, कोई रियल फैक्ट उससे छुपाया जा रहा है। यहाँ पे तो उस प्रोसिक्यूट्रिक्स को इस चीज का नॉलेज था कि जिस चीज के लिए वो कंसेंट कर रही है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वो कंसेंट कर रही है, वो कंसेप्ट एक मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के थ्रू ही हो रहा है। ये उस प्रोसिक्यूट्रिक्स को पता था, क्योंकि वो प्रोसिक्यूट्रिक्स जानती थी कि उन दोनों की कास्ट अलग है और उनकी आपस में बातें भी होती थी कि कास्ट अलग है तो शादी में प्रॉब्लम आ सकती है। ये पता था उस लड़की को, उसके बाद भी उसने कंसेंट दिया। एंड देयर वाज नो एविडेंस टू प्रूव दैट द अपीलेंट नेवर इंटेंडेड टू मैरी द प्रोसिक्यूट्रिक्स। और ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं था वहां पे कि वो लड़का उस प्रोसिक्यूट्रिक्स से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो शादी करना चाहता था, बट कास्ट कंसिडरेशन बीच में आ गई। तो इस इन फैक्ट्स के बेसिस पे कोर्ट ने यहाँ पे ये करा कि ये जो कंसेंट थी ये मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से नहीं ली गई थी। उस लड़की को सब पता था कि इनके बीच में कास्ट कंसिडरेशन है, उस लड़की को यह भी पता था कि मैरिज बहुत डिफिकल्ट है, उस लड़की को यह भी नॉलेज था कि शादी में आगे प्रॉब्लम आ सकती है, और लड़के का कभी ये इंटेंशन नहीं रहा था कि वो शादी नहीं करेगा। ये चारों पॉइंट्स को देखने के बाद ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो कंसेंट ऑब्टेन हुई है वो वैलिड कंसेंट है, और वैलिड कंसेंट से अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको रेप नहीं कहा जाता है, और इस केस में उस चीज को रेप कंसिडर नहीं किया था। ठीक है, अच्छा केस था 2003 का, काफी इंपॉर्टेंट केस था, आप लोग इसकी स्टोरी को पूरा पढ़िएगा। चलिए सेक्शन 90 भी यहाँ पे कंप्लीट, 91 पे आते हैं। अभी सेक्शन 91 जो है वो क्या कहता है, exclusion of act which are offenses independently of the harm caused। देखो ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन 87, 88 और 89 का एज अ कॉरोनरी सर्व करता है, यानी कि उनके साथ एक्स्ट्रा में बैठा हुआ है यहाँ पे। ये कुछ उसके बारे में एक्सेप्शन आपको बता रहा है। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द एक्सेप्शन इन सेक्शन 87, 88 एंड 89 do not extend to act which are offenses independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। इसका मतलब कि जब आप किसी की कंसेंट से किसी को हार्म पहुंचाते हो, है ना, तो द कंसेंट विल कंडोन द एक्ट कॉजिंग हार्म टू द पर्सन गिविंग द कंसेंट विच विल अदरवाइज बी एन ऑफेंस। एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म, कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जिसमें हार्म होने की जरूरत ही नहीं होती, मतलब कि बिना किसी चोट के भी वो चीज अगर आप करोगे तो वो ऑफेंस कहलाएगी। बहुत सारे ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें चोट पहुंचे नहीं पहुंचे पर आप जो कर रहे हो उसको ऑफेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉजिंग मिसकैरियज करना, उसके बाद पब्लिक न्यूसेंस करना, पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करना। अगर पब्लिक न्यूसेंस आप करते हो तो उस पब्लिक न्यूसेंस से चाहे किसी को प्रॉब्लम हो ना हो, बट वो पब्लिक न्यूसेंस कहलाता है। उससे किसी को नुकसान होना हो बट वो पब्लिक न्यूसेंस कहलाता है। तो दीज आर द एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द हार्म कॉस्ट, चाहे उससे हार्म हो या ना हो बट ये ऑफेंस कहलाते हैं। तो अगर ये वाले एक्ट आप करते हो तो याद रखना ये सेक्शन 87, 88 और 89 में कवर नहीं होंगे। ठीक है, इसमें कंसेंट का मुद्दा नहीं उठता। ये वाले एक्ट जो कि हार्म के बिना भी अपने आप में ऑफेंस होते हैं, दे आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 87, 88 और 89। आप ये नहीं कह सकते कि पब्लिक न्यूसेंस करने की कंसेंट दी थी मुझे तो पब्लिक ने, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो मिसकैरियज वाला पॉइंट लिखा है, एक इलस्ट्रेशन दिया है, कॉजिंग मिसकैरियज। मिसकैरियज का मतलब होता है एक तरह से अबॉर्शन करवाना। चूंकि ये भी एक ऐसा एक्ट है जिससे सामने वाले को नुकसान होना हो, हार्म होना हो, ये ऑफेंस कहलाता है। बट यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन की इतनी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। बहुत सारे नंबर ऑफ ग्राउंड्स वहां पे होते हैं, एन नंबर ऑफ ग्राउंड्स है जिन पे आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हो। इसलिए यहाँ पे जो कॉजिंग मिसकैरेज वाला जो इलस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से सही नहीं है।
चलिए सेक्शन 92 में आते हैं। सेक्शन 92 क्या कहता है? एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। देखिए अभी तक हमने एक सेक्शन पढ़ा था जिसमें हम गुड फेथ में किसी के फायदे के लिए कुछ काम कर रहे थे, गुड फेथ में किसी के फायदे के लिए कुछ काम कर रहे थे उसकी कंसेंट से। बट यहाँ पे हम गुड फेथ में किसी के फायदे के लिए काम कर रहे हैं उसकी बिना कंसेंट के। कंसेंट ली नहीं बट काम गलत नहीं कर रहे हैं, उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो क्या बोलता है ये सेक्शन? ये कहता है कि this section is designed to meet those cases which do not come under either section 88 और under section 89। आप सेक्शन 88 पे जाओ। सेक्शन 89 88 क्या बोलता है कि किसी के लिए गुड फेथ में, किसी के गुड फेथ में किसी के कंसेंट से किसी के लिए काम करना। और सेक्शन 89 क्या बोलता है? सेक्शन 89 भी वही बोलता है कि गुड फेथ में किसी बच्चे या इंसान के लिए उसके गार्जियन की कंसेंट से काम करना। वो दोनों ही केस में आप उसके लिए अच्छा काम कर रहे हो, गुड फेथ में कर रहे हो, राइट? एकदम करेक्ट। बट अगर मान लो कि आपने किसी के लिए गुड फेथ में काम कर दिया बट वो ना तो सेक्शन 88 में कवर हो रहा है ना वो सेक्शन 89 में कवर हो रहा है, वो दोनों में ही कवर नहीं हो रहा है, तो वो चीज आपकी सेक्शन 92 में कवर हो जाएगी। क्योंकि सेक्शन 92 में बात होती है कि बिना कंसेंट के अगर आप किसी के अच्छे के लिए गुड फेथ में काम कर देते हो तो सेक्शन 92 में वो चीज ऑफेंस नहीं कहलाती है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 92 में और सेक्शन 89 में आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पे एक सिंपल सा डिफरेंस है कि इस सेक्शन में यानी कि 92 में हर्ट की बात होती है, जबकि सेक्शन 89 के अंदर ग्रीवस हर्ट की बात होती है। ग्रीवस हर्ट और हर्ट में बहुत फर्क होता है। ग्रीवस हर्ट मैंने आपको कल बताया था, ऐसा कोई हर्ट जिससे कम से कम 20 दिन तक आपको चोट का असर रहे, और इस सेक्शन में सिर्फ हर्ट की बात होती है। मतलब कि सेक्शन 92 जो है वो एक सिंपल सेक्शन है, यानी कि विदाउट कंसेंट अगर आप किसी के अच्छे के लिए गुड फेथ में कोई एक्ट करते हो तो पहली चीज तो ये कि उससे उसकी डेथ नहीं होना चाहिए, यानी ऐसी कोई चीज मत करना जिससे आपको पता हो कि डेथ हो जाएगी, और ऐसी कोई चीज भी मत करना जिससे आपको पता है कि सामने वाले को ग्रीवस हर्ट हो जाएगा। है ना? बट अगर आप कर रहे हो तो तभी करना जब आप उसको किसी दूसरी डिजीज से या किसी डेथ से बचाने के लिए कर रहे हो। और तीसरा वाला जो इसका आप प्रोविजन पढ़ोगे उसमें लिखा है कि ये वाला जो एक्सेप्शन है, इससे आप सामने वाले के साथ कोई ऐसा एक्ट मत करना जिससे उसको वॉलंटरी हर्ट हो सकता है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। मैं कुछ इलस्ट्रेशन बताता हूं, देखो आपको समझ में आएगा। जेड जो है ना वो अपने घोड़े से गिर गया, वो घुड़सवारी कर रहा था, वो अपने घोड़े से गिर गया। घोड़े से जब वो गिर गया तो वो उसको थोड़ी सी चोट लग गई। मूर्छित मूर्छित हो जाना मतलब इनसेंसिबल हो जाना, कि मतलब थोड़ा सा बेहोश टाइप का हो जाना। एक सर्जन था, उधर से जा रहा था, वो सर्जन ने देखा कि जेड जो है वो मूर्छित हो गया, मूर्छित होकर गिर गया। तो वो सर्जन था तो उसको पता था कि यार फटाफट से इसका ट्रीटमेंट कर देता हूं तो ये सही हो जाएगा। तो वो सर्जन ने जेड का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। एक कुछ प्रोसेस होती है जिसको ट्री पैन कहते हैं। कोई मूर्छित हो जाता है, इनसेंसिबल हो जाता है तो उसको ट्री पैन करते हैं डॉक्टर्स। तो वो डॉक्टर ने देखा कि ये तो घोड़े से गिर के मूर्छित हो गया, तो इसका मैं ट्री पैन कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो सर्जन था, वो सर्जन क्या उस जेड की मृत्यु करना चाहता था? नहीं करना चाहता था। वो क्यों काम कर रहा था? वो क्यों ट्री पैन कर रहा था जेड के साथ? क्योंकि वो जेड के बेनिफिट के लिए था। डॉक्टर ने क्यों किया? गुड फेथ में किया, क्योंकि डॉक्टर तो उसको जानता भी नहीं था। तो गुड फेथ में जेड के फायदे के लिए डॉक्टर ने उसके ऊपर ट्री पैन कर दिया। ठीक है। और ये जो ट्री पैन प्रोसेस होती है ये उसने कब की? जब तक जेड मूर्छित था। ठीक है। तो यहां पे ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, मतलब जो सर्जन था उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो उसने जो एक्ट किया वो गुड फेथ में किया, सामने वाले के बेनिफिट के लिए किया है। बस सिंपल सी चीज क्या नहीं है यहाँ पे? उस सामने वाले की कंसेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो भी सेक्शन 92 में वो कवर हो जाता है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं। जेड इज कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर। ये जो जेड नाम का बंदा था ना जो अभी घोड़े से गिरा था, अब इसकी दूसरी कहानी चालू हो गई। दूसरी कहानी में क्या कि इसको एक टाइगर उठा के ले गया, एक बाघ इसको उठा के ले गया, एक टाइगर इसको उठा के ले गया। अब जब इसको टाइगर उठा के ले गया है तो इसका दोस्त आया, ए नाम का दोस्त था इसका। इस ए नाम के दोस्त ने देख लिया कि मेरे दोस्त को जेड को टाइगर उठा के ले गया, तो इसने बंदूक निकाली और गोली चला दी। इसको पता था कि अगर गोली जरा सी भी चूकी
टाइगर को नहीं लगी तो मेरे दोस्त को लग जाएगी, मेरा दोस्त मर जाए। बट इसका इंटेंशन नहीं था जेड को मारने का, इसका इंटेंशन नहीं था अपने दोस्त को मारने का। दोस्त को क्यों मारेगा? ये तो टाइगर को मारना चाहता है दोस्त को बचाने के लिए। इसने गुड फेथ में जेड के फायदे के लिए गोली चला दी। जब इसने गोली चलाई तो उस गोली का जो छर्रा होता है वो जेड को लगा और जेड को चोट पहुंच गई, और चोट इतनी ज्यादा थी कि शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती थी, पर मृत्यु हुई नहीं, चोट पहुंची है सिर्फ। तो क्या यहाँ पे उसके दोस्त ने कोई ऑफेंस किया? तो इसका आंसर है नहीं किया। क्यों नहीं किया? अगेन गुड फेथ में किया, दोस्त के बेनिफिट के लिए किया, दोस्त के बिना कंसेंट के किया। ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ इलस्ट्रेशंस आप यहाँ पे देखिएगा सेक्शन 92 में लिखे हैं, इनको सबको ऑफेंस नहीं कहा जाता है। अब आप आइए सेक्शन 93 पे। सेक्शन 93 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। यहाँ पे बात हो रही है कम्युनिकेशन की, कि अगर आपने गुड फेथ में किसी से कुछ चीज कम्युनिकेट की है और उस चीज को सुन के सामने वाला मर गया, तो क्या आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उसकी मृत्यु के लिए? इसमें एक इलस्ट्रेशन बहुत अच्छा है कि एक डॉक्टर है, उसने अपने पेशेंट को बोल दिया कि यार तुम तो जीवित ही नहीं रह पाओगे, तुम तो मर जाओगे। डॉक्टर ने बोल दिया पेशेंट को तुम तो जीवित ही नहीं रह पाओगे। गुड फेथ में बोला था उसने तो, किसी बीमारी के कारण, कि तुम जीवित नहीं रह पाओगे। और वो पेशेंट को इतना शॉक लगा कि वो तो उस शॉक से ही मर गया। तो क्या यहाँ पे उस सर्जन ने कोई ऑफेंस किया? तो इसका आंसर है नहीं किया। सर्जन को पता था कि मेरे ऐसे बताने से इस पेशेंट की डेथ हो सकती है, बट फिर भी वो सर्जन ने कोई ऑफेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक गुड फेथ कम्युनिकेशन थी जो कि सेक्शन 93 में कवर्ड है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या हर कम्युनिकेशन गुड फेथ कम्युनिकेशन होती है? तो इसका जवाब है नहीं। इफ अ कम्युनिकेशन इज टू बी कंसिडर्ड गुड, देन देयर आर टू एसेंशियल, कि पहली चीज कि वो कम्युनिकेशन गुड फेथ में की जाना चाहिए, और दूसरी चीज कि वो कम्युनिकेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन होना चाहिए जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हो। मतलब एक तो कम्युनिकेशन गुड फेथ में हो, और दूसरा उस पर्सन के बेनिफिट के लिए हो जिसको आप कर रहे हो। यहाँ पे आपने पेशेंट को वो जो चीज बताई थी वो गुड फेथ में बताई थी और उसी के फायदे के लिए बताई थी। तो ऐसे में अगर सामने वाले को कुछ हार्म हो जाता है इस कम्युनिकेशन से, तो उस कम्युनिकेशन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। और यहाँ पे यूजुअली हार्म का मतलब होता है मेंटल रिएक्शन। मेंटल रिएक्शन मतलब हार्म होता है यहाँ पे, कि किसी को कई बार कुछ कम्युनिकेशन बताते हैं तो वो उस कम्युनिकेशन को सुनते से ही, वो उस चीज को सुनते से ही बेहोश हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, समथिंग लाइक दैट। इस कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है। ठीक है। फिर आप आइए सेक्शन 94 पे। अभी सेक्शन 94 क्या कहता है? एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। अब आप इसमें देखिए, सेक्शन 94 एग्जाम में आता है, बहुत सारे एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें लिखा है एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विथ डेथ। आप इन दो चीजों को मार्क कर लेना। यानी कि इस सेक्शन में मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो मर्डर पे और स्टेट के अगेंस्ट किसी ऐसे ऑफेंस में जिसमें डेथ पनिशमेंट है उस पर अप्लाई नहीं होता। मतलब ये सेक्शन मर्डर पे एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट विथ पनिशेबल विथ डेथ पनिशमेंट उन पे अप्लाई नहीं होता। उसके अलावा नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who is compelled to do it by threat, which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to the person will otherwise be the consequence। देखो, आपको किसी ने डरा धमका के कुछ काम आपसे करवा लिया, किसी ने डरा धमका के आपसे कुछ काम करवा लिया, तो क्या आप उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे? या किसी ने आपको धमकी देके आपके सिर पे बंदूक रख के कि मैं आपको गोली मार दूंगा, तो इस दरवाजे का ताला तोड़। अब किसी के घर के दरवाजे का ताला तोड़ना मतलब एक तरह से ऑफेंस करना। ताला आपने तोड़ा, बट क्यों तोड़ा?
क्योंकि आपकी कनपट्टी पे बंदूक रखी हुई थी, सामने वाला कह रहा था कि गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा, ताला तोड़ दे। एक ऑर्डिनरी मैन, एक प्रूडेंट मैन यहाँ पे क्या जरूरी समझेगा? यहाँ पे वो ये जरूरी समझेगा कि मुझे ताला तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ताला नहीं तोड़ा तो ये इंसान मेरी खोपड़ी तोड़ देगा, मेरी जान ले लेगा, मुझे मार देगा। यानी इंस्टेंट डेथ का खतरा वहां पे आपके सिर के ऊपर रखा हुआ है। तो उस कंपल्शन में, उस नेसेसिटी में, उस मजबूरी में आपने ताला तोड़ दिया। वहां पे आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिकॉज इन दिस केस द पर्सन हु इज एक्टिंग इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। यहाँ पे आपको धमकी दी गई है वो चीज करने के लिए, नेसेसिटी थी वो आपको करना। बट एक चीज समझ लो, ये वाला सेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें मर्डर पे अप्लाई नहीं होता ये। बाय दिस सेक्शन द पर्सन इज एक्सक्यूज्ड फॉर द कंसिक्वेंस ऑफ एनी एक्ट एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। अगर मान लो आपके सिर पे बंदूक रख के आपको सामने वाला कह रहा है कि तू मर्डर कर, आपके सिर पे बंदूक रख के सामने वाला आपको कह रहा है कि मर्डर कर, और आपने मर्डर कर दिया, तो पहली चीज तो ये कि आपको सेक्शन 94 में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी सेक्शन 94 में प्रोटेक्शन? क्योंकि सेक्शन 94 का एक्सेप्शन है कि मर्डर पे तो ये चीज अप्लाई होती नहीं है, तो वहां तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी नहीं। बट सवाल ये उठता है कि जब सामने वाला आपको डरा धमका के आपके सिर पे बंदूक रख के मर्डर करने का बोल रहा है आपको, इसलिए आपने मर्डर किया है, तो प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए ना। सिंपल सी चीज है। यहाँ पे बात इतनी सी है कि अगर सामने वाला आपके सिर पे बंदूक रख के आपको किसी और का मर्डर करने का बोल रहा है, आपके सिर पे बंदूक रख के किसी और को मर्डर करने का बोल रहा है, तो मैं तो कहता हूं कि आप किसी और का मर्डर क्यों कर रहे हो? आप उसका कर दो जो आपके सिर पे बंदूक रख के बैठा, ताकि एटलीस्ट प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, उसके अंदर तो आपका एक्ट आ जाएगा ना। इसलिए सेक्शन 94 में फॉल नहीं करता वो, क्योंकि सेक्शन 94 में अगर इस तरह की चीजें होने लग जाएगी तो फिर तो हर इंसान मर्डर इस तरीके से करवाएगा। ठीक है, तो वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद एक इंसान था, उसने वॉलंटरीली एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। वॉलंटरीली की मतलब अपनी इच्छा से करी, या उसने किसी ऐसी गैंग को ज्वाइन कर लिया जो गैंग रॉबरी करती है। वो इंसान अपनी मर्जी से उस गैंग में ज्वाइन हुआ। उसको ये भी पता था कि उस गैंग का लीडर उसको प्रेशराइज कर सकता है ऑफेंस करने के लिए, फिर भी उसने ज्वाइन कर लिया। और कल को ज्वाइन करने के बाद उसने रॉबरी भी करी, और जब रॉबरी कर ली और जब कोर्ट में आया तो कहता कि अरे मुझको तो डरा धमका के इन लोगों ने अपनी गैंग में शामिल करा था, मैंने अपनी मर्जी से नहीं करा। वो बंदा क्या कहता है आके कोर्ट में कि इन लोगों ने तो मुझे डरा धमका के अपनी गैंग में शामिल किया था, मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, मुझे तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए सेक्शन 94 की कि इनने मुझसे डरा धमका के काम किया। तो सवाल ये उठता है कि उनने डरा धमका के काम किया, वो बात की बात है। यू वॉलंटरी ज्वाइंट देयर ऑर्गेनाइजेशन, ये पहली बात है। उन्होंने डरा धमकाया तो आपको बाद में ना, आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले खुद से गए हो, जबकि आपको पता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन रॉबरी करती है, फिर भी आप उसमें पार्टिसिपेट करे हो। बाद में उनने प्रेशराइज किया, तो बाद की चीज को हम नहीं देखेंगे, हम इस चीज को देखेंगे कि आपने वहां पे वॉलंटरी पार्टिसिपेट किया है, इसलिए आपको सेक्शन 94 का डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज होती है। उसके बाद ये सेक्शन 94 का एसेंस था, इसमें कंपल्शन और नेसेसिटी की बात थी, सिंपल सी चीज है। अब आप आ जाइए सेक्शन 95 पे। तो 95 पे जाते हैं, अपन ने ये 94 पढ़ा था। अभी सेक्शन 95 जो है ना वो कहता है स्लाइट हार्म। मैंने आपको जब जनरल एक्सेप्शन पढ़ाई थी तो उसमें एक जनरल एक्सेप्शन था ट्रिफल्स, ट्रिफल्स करके था ना एक, जिसको मैंने कहा था कि बहुत छोटे छोटे हार्म होते हैं ये, जिसमें एक ऑर्डिनरी इंसान कंप्लेन ही नहीं करता है कि अरे बहुत छोटी चीज है यार, इस चीज के लिए क्या कंप्लेन करूंगा मैं। किसी ने किसी को चिमटी काट दी है ना, या खेल खेल में वो जो छोटे छोटे तीर होते हैं ना, वो तीर से मार दिया जिससे जरा सी भी चोट नहीं पहुंची आपको, तो ऐसे ऐसे चीजों को ट्रिफल्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 95 सिर्फ इतना कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। ऐसा कोई चीज ऑफेंस नहीं कहलाएगा
जिससे आप सामने वाले को हार्म पहुंचाओ, और वो हार्म इतना छोटा होता है, इतना कम होता है कि कोई भी ऑर्डिनरी इंसान जिसमें थोड़ा सा भी सेंस होगा या जिसमें थोड़ा सा भी टेम्पर होगा, वो उसकी कंप्लेन नहीं करेगा। और यहाँ पे एक चीज होती है, डे मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, द लॉ टेक्स नो अकाउंट ऑफ ट्रिफल्स। यानी जो हमारा लॉ है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वो छोटे छोटे ऑफेंस का कोई अकाउंट नहीं रखता, इतना फोकट टाइम नहीं होता है। इस हार्म के अंदर फिजिकल इंजुरी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके वर्कर्स लोगों को एजुकेट करते थे अबाउट द एविल्स ऑफ अल्कोहल एंड लिकर शॉप्स। वो लोगों को ये बताते थे कि शराब का सेवन करना बहुत बुरी बात होती है। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था सर्वोदय ऑर्गेनाइजेशन। उसके वर्कर जब लोगों को सिखाने गए कि अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, लिकर शॉप्स पे नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने कुछ लिकर शॉप्स को पिकेट कर दिया। पिकेट करने का मतलब होता है कि लिकर शॉप्स को बंद कर देना ताकि लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, ऐसा उन्होंने कर दिया, तो उनके ऊपर एक केस बन गया सेक्शन 341 का। सेक्शन 341 का केस बन गया उनके ऊपर कि इन्होंने रॉन्गफुल रेस्टोरेंट किया था। रॉन्गफुल रेस्टोरेंट किया था, किस चीज का रॉन्गफुल रेस्टोरेंट? इन्होंने वो जो लिकर शॉप थी उनको बंद करके गलत तरीके से एक रेस्टोरेंट लगाई थी उसके अंदर बैठे हुए लोगों पे। तो इनके ऊपर सेक्शन 341 का केस बन गया। बाद में चल के इनके ऊपर से सेक्शन 341 का केस हट गया और ये लोग बरी हो गए, ये लोग बाहर निकल गए। और बाहर क्यों निकल गए? क्योंकि कोर्ट ने ये माना कि ये लोग जो काम कर रहे थे, ये लोगों को एजुकेशन देने का काम कर रहे थे, और इन्होंने लोगों को एजुकेट करने के लिए लिकर शॉप को पिकेट करके दिखाया कि भाई साहब ये गलत चीज है, इस पे नहीं जाना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर इसने लोगों को वहां पे नहीं जाने दिया तो इसे रॉन्गफुल रेस्टोरेंट थोड़ी बोल सकते हैं। इससे उनको क्या नुकसान हो गया? कुछ नुकसान नहीं हुआ इनको। 10-15 मिनट के लिए रोक लिया वहां जाने से ताकि किसी को नॉलेज मिल जाए, इसमें क्या गलत है? तो रॉन्गफुल रेस्टोरेंट का जो केस था वो इनके ऊपर से क्वैश कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है। कुछ ट्रिफल्स के एग्जांपल देता हूं। किसी को चेक दे देना खाली, या फिर किसी को चेक दिया था, खाली चेक था और वो चोरी हो गया। अभी खाली चेक चोरी हो गया, उससे आप क्या कर लोगे? ट्रिफल कहलाता है वो। खाली चेक चोरी हुआ है, सामने वाला क्या कर लेगा? साइन वाइन तो आपने किया नहीं उस पर, वैसे भी क्या ही कर लेगा। उसके बाद हार्म कॉज टू रेपुटेशन बाय द इम्पुटेशन दैट ही वाज ट्रेवलिंग विद अ रॉन्ग टिकट। किसी का डिफेमेशन कर रहे हो आप, दुनिया को ये बता रहे हो कि वो तो गलत टिकट से ट्रेवल कर रहा था ट्रेन के अंदर, जनरल डिब्बे का टिकट लेके वो एसी के डब्बे में बैठ के आया। ऐसे उसकी बदनामी कर रहे हो आप। अरे इसको बदनामी थोड़ी कहते हैं, ये तो ट्रिफल है। ठीक है, उसके बाद कंडक्ट ऑफ लॉयर इन यूजिंग फिल्दी लैंग्वेज।